जरा देखिए क्वेश्चन 1 में वो कहता है, तो दिस इज दैट स्पेशल एग्जाम जी जुलाई का, ये वाला कोड है 3173/12। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कहता है 3 pieces of apparatus आर शोन। ठीक, वो कहता है which pieces of apparatus could be used to measure 23 cm cube of the liquid। देखिए 23 cm cube of the liquid को मेजर करना है अगर आपने, तो 23 cm क्यूब का एग्जैक्ट निशान देखिए, ये 50 cm क्यूब का तो पिपेट है ना, ये सॉरी ब्यूरेट है, और ये मेजरिंग सिलेंडर है और ये पिपेट है। तो अगर आपने 23 cm क्यूब को मेजर आउट करना है, तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा apparatus इसमें हो सकता है? जरा अब अपने भी आपने मुझे आइडिया देने हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे पता लगता रहे कि आपने क्या सोच कर, अभी जैसे हम IGCSE की क्लास में कर रहे थे ना, तो बहुत सारे बच्चों की काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉजिक्स, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। दूसरा, कईयों ने कुछ गलत लॉजिक लगा के जवाब ठीक निकाला था। चलिए, बस आप ABCD करके मुझे बेशक apparatus could be used to measure 23 cm cube of liquid। देखिए ये 50 cm क्यूब तक, टॉप तक ये पूरा लिक्विड अपने अंदर भर सकता है, और ये भी 50 cm क्यूब तक अपने अंदर लिक्विड भर सकता है, और ये अपने अंदर 25 cm क्यूब का ये निशान देख रहे हो पिपेट में, ये जो छोटा सा निशान लगा हुआ। तो अब सवाल ये है कि आपको ये 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड इसमें जो है मेजर करना। तो देखिए इसमें 23 cm क्यूब ऑफ, अगर आप इधर से 50 cm क्यूब लिक्विड डालें इसमें और यहाँ से टैप खोल दें, तो इसमें से जब फ्लो आउट करके लिक्विड बाहर निकलेगा, तो आप 23 इसमें से जब cm क्यूब निकल जाए, तो वो किसी एक आध ग्रेजुएशन के सामने रुकेगा ना, एग्जैक्ट ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिए मेजॉरिटी आप में से आंसर दे रहा है कि ये ब्यूरेट और मेजरिंग सिलेंडर ये 23 cm क्यूब ऑफ द लिक्विड को एग्जैक्टली मेजर आउट कर सकता है। तो ब्यूरेट एंड मेजरिंग सिलेंडर, तो फिर कौन सा ऑप्शन बनता है? इट इज ऑप्शन ए। तो लेट्स सी आपका जवाब ये दुरुस्त है कि नहीं, जरा ये देखिएगा। तो 1 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका आंसर है। जरा अब सुनना क्यों इसकी हम आंसर ये लिख रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसका जो 1 का ए ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है, जरा सुनना। देखो वो कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से यूज किया जा सकता है टू मेजर आउट 23 cm क्यूब ऑफ द लिक्विड। तो भाई बात ये है कि इसमें तो ये ग्रेजुएशंस लगी हुई है ना, यहाँ पे ग्रेजुएशंस लगी हुई हैं। तो जब आप इसमें पूरा लिक्विड 50 का भर दोगे, तो जैसे ही आप इसकी यहाँ से टैप खोलेंगे, तो इसमें से जब 23 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड बाहर पोर आउट हो जाएगा, तो इसका नया लेवल फिर जाहिर है कहीं ना कहीं फॉल करके एग्जैक्ट रीडिंग आपको दे सकता है, क्योंकि इस पे ग्रेजुएशंस लगी हुई हैं। ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस पे ये निशानात यानी ग्रेजुएशंस लगी हुई। इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर पे भी ये छोटी छोटी ग्रेजुएशंस लगी हुई हैं, लेकिन पिपेट में यहाँ पर सिर्फ 25 cm क्यूब का एक निशान है, इसमें ग्रेजुएशंस नहीं लगी हुई कि जिससे हम फिर इस तरह की 23 cm क्यूब, क्योंकि इस पे तो 25 का निशान लगा हुआ, तो 23 cm क्यूब तो फिर पिपेट से मेजर आउट आप नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट। अंदाजन करो वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीनों इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो 1 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पिपेट जिस जिस ऑप्शन में आ रहा है वो गलत ऑप्शन है। देखिए पिपेट, पिपेट एंड पिपेट, तो डी सी बी ऑप्शन तो रॉन्ग है। ए वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ठीक है, नहीं ड्रॉपर तो बेसिकली ड्रॉप्स के लिए होता है ना, बट पिपेट तो एक प्रॉपरली एक मार्क्ड इंस्ट्रूमेंट है। एक चलो निशान ही सही, बट उस पे एक निशान लगा हुआ। ठीक है, तो ड्रॉपर पे तो कोई निशान वैसे ही नहीं होता, वो तो सिर्फ ऐसे कतरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो 1 का ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कॉपर 2 नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए वो कह रहे हैं कि कॉपर 2 नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर, कॉपर 2 कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
अब आपको पता है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एंड ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 कार्बोनेट्स एंड अमोनियम कार्बोनेट। अब देखिए ये थ्योरी के जरिए हमने चीजें काफी रिकॉल की हुई हैं, लेकिन अब आपको ये एमसीक्यू से जरा रिफ्रेशल भी मिलेगा, तो उसको भी जरा देखते जाइए। और वैसे ना आईजीसीएसई वाली क्लास में भी आके बैठ जाया करो, चाहे फिजिक्स उनकी हो रही हो चाहे केमिस्ट्री हो रही हो। जीसी वाले आईजी में, आईजी वाले जीसी में बैठोगे तो जरा कॉन्सेप्ट ही ना, क्योंकि मैं उनको भी यही बता रहा था कि देखिए आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, सवालात आप देख रहे हो, रिपीट नहीं हो रहे, इट्स न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। तो यही होता है, चाहे थ्योरी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी, इट्स न्यू क्वेश्चन। जी मैं करता हूँ। अब देखिए, तो कहता है कॉपर टू नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर, कॉपर टू कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कहता है अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड कॉपर टू नाइट्रेट एंड कॉपर टू कार्बोनेट इज एडेड टू अ बीकर ऑफ वाटर, इट इज स्टर्ड अंटिल नो मोर सॉलिड डिसॉल्व्स। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है कि एक सॉलिड हमने कॉपर टू नाइट्रेट का और कॉपर टू कार्बोनेट का ऐड किया टू द बीकर ऑफ वाटर, इट इज स्टर्ड अंटिल नो मोर सॉलिड डिसॉल्व्स। तो मुझे एक बात बताइए कि कॉपर टू नाइट्रेट तो उसमें डिसॉल्व हो रहा होगा, कॉपर टू कार्बोनेट तो उसमें ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है। अब वो कहता है how can separate samples of copper to nitrate and copper to carbonate be obtained from the resulting mixture। अब बताइए कॉपर टू नाइट्रेट और कॉपर टू कार्बोनेट हम कैसे जो है वो उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो ए ऑप्शन। अब देखिए ये जो कॉपर टू नाइट्रेट है, ये तो डिसॉल्व हो चुका होगा उस बीकर में पड़े पानी के अंदर, और जो कॉपर टू कार्बोनेट है, ये कॉपर टू कार्बोनेट तो सॉलिड का सॉलिड ही अंदर उसमें पड़ा रहेगा। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कॉपर टू कार्बोनेट, देखिए अब जरा बात समझने की आप कोशिश करें कि इसने कहा क्या है। कहता है एक बीकर में पानी है और हमने इसमें मिक्सचर डाला है, मिक्सचर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस एंड CuCO3। तो अब कॉपर टू नाइट्रेट तो एक्वस हो जाएगा अंदर जाके, कॉपर टू कार्बोनेट तो सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि जब ये अंदर मिक्सचर जाके डिसॉल्व होगा तो कॉपर टू नाइट्रेट तो एक्वस है, बट कॉपर टू कार्बोनेट तो अनडिसॉल्व्ड सॉलिड पड़ा हुआ है। तो आपने अब इन्हें अलग अलग करना, तो सेपरेट सैंपल्स इनके दोबारा कैसे इस मिक्सचर में से हासिल किए जा सकते हैं। तो आपको याद है कि इस पूरे के पूरे मिक्सचर को हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसको सबसे पहले तो देखो, ये सॉलिड कॉपर टू कार्बोनेट जो अनडिसॉल्व्ड है, इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो इसमें फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखो इस मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे तो आपके पास इधर ऊपर टॉप पे तो क्या बच जाएगा, इस फिल्टर पेपर के अंदर कॉपर टू कार्बोनेट का सॉलिड, और दूसरा इधर आ जाएगा ये जो एक्वस कॉपर टू नाइट्रेट है, ये आ जाएगा एज अ फिल्टरेट। तो सी दिस कॉपर टू कार्बोनेट विल रिमेन एज अ रेजिड्यू and this copper to nitrate will be collected as a filtrate। अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया, तो कॉपर टू कार्बोनेट वो हो गया, और जब ये कॉपर टू नाइट्रेट नीचे फिल्ट्रेट में इकट्ठा हो गया तो फिर इस पे वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना है। याद है कि इस आधे सोल्यूशन को आपने बॉयल अवे करा देना है और रिमेनिंग हाफ को कूल करना है अंटिल क्रिस्टल्स अपीयर। तो उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फिल्ट्रेशन करनी है ताकि कॉपर टू कार्बोनेट को एज अ रेजिड्यू कलेक्ट कर लिया जाए, और फिर ये कॉपर टू नाइट्रेट एक्वस को हमने जो है ये जो फिल्ट्रेट होता है इस पे हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस लगाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें आएगा फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर है जी। तो फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये इस डी का प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया सबको, क्यों जी। तो अब जरा हम अगर इसका आंसर चेक करें बैक से, तो ये जरा जरूर बच्चों जवाबात अपना आपने पूरा जो ये पेपर है
एज अ मॉक ईयरली एग्जाम की तरह प्रैक्टिस पूरा टाइमर लगा के करना है, और उसके बाद आपने एंड पे मार्क स्कीम से आंसर जरूर चेक करना है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कहता है 2 कंपाउंड्स P and Q आर सेपरेटली डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड एज शोन। दो कंपाउंड्स हैं P and Q, कहता है सेपरेटली डिसॉल्व किए पानी में और टेस्ट किया एज शोन। अब टेस्ट जब किया तो कलर ऑफ द सोल्यूशन P का ग्रीन है और Q कलरलेस है। अच्छा, आपको पता है ना कि कलर ऑफ द सोल्यूशन अगर कलर्ड हो तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड P है इसमें यकीनन, पिछले वाले पार्ट का कह रहे हो सी क्यों नहीं होगा? देखिए सी में वो कह रहा है इवेपोरेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। देखिए सबसे पहले ना हमेशा याद रखें, जब आपने पानी में एक सॉल्युबल चीज और एक इनसॉल्युबल चीज की हो तो आपने पहले उसमें से वो पूरा सॉलिड सैंपल रिमूव कराना ना, ताकि फिर सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन इस पे हो। अगर आप पहले इवेपोरेशन करा देंगे, अव्वल तो इवेपोरेशन इसमें होनी ही नहीं, इसमें कॉपर टू नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपने जाहिर है हासिल करने के लिए फिर क्रिस्टलाइजेशन ही लगानी होगी। तो इसमें बेस्ट यही था कि कॉपर टू कार्बोनेट को हम पहले फिल्ट्रेशन करते और फिर उसमें से जो फिल्ट्रेट है उसके क्रिस्टल्स हासिल करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करते। ठीक है, अगर इवेपोरेशन आप पहले कर देते तो फिर तो ये सारा जब पानी उड़ जाता तो पीछे तो फिर यही कॉपर टू नाइट्रेट भी सॉलिड फॉर्म में रह जाता और कॉपर टू कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में रह जाता, तो फिर तो वो फिर मिक्स हो जाते। क्या ख्याल, समझ आई? तो इसलिए हमने सी चूज नहीं किया। GAGCE का पेपर। अच्छा वापस आइए इस क्वेश्चन 3 पे। कहता है 2 कंपाउंड्स P and Q आर सेपरेटली डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड। अलग अलग कहता है उसको पानी में, कंपाउंड P को पानी में अलग से डिसॉल्व किया, कंपाउंड Q को अलग से डिसॉल्व किया। कंपाउंड P का कलर आ रहा है सोल्यूशन में ग्रीन। अच्छा इसका मतलब है कि देखिए जब किसी सोल्यूशन का कलर हो, कलर्ड सोल्यूशन हो, तो इसका मतलब है कि P में यकीनन इसमें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद है। याद है P कंटेन्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जब भी किसी सोल्यूशन का रंग कलर्ड हो तो इसका मतलब है उस कंपाउंड P में, देखो ना P और Q कंपाउंड्स है, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड P में यकीनन एक ट्रांजिशन मेटल शामिल है। ठीक है, दूसरा कोई एनाइन भी होगा बट कोई ट्रांजिशन मेटल जरूर शामिल। अच्छा Q का सोल्यूशन अगर कलरलेस है तो इसका मतलब है कि इस Q में Q does not contain transition metal। तो Q में आपको ट्रांजिशन मेटल नहीं मिलेगा, ठीक है, बट P में मिलेगा। अच्छा आगे कहता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड किया उसमें, अच्छा आपको जहन में आ रही है बात कि वो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस की तरफ ले जा रहा है, तो आपके दिमाग में वो दोनों टेबल्स आने चाहिए। देखिए जब आपने उस सोल्यूशन में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले डालते हैं, ठीक है, तो कहता है उसमें ग्रीन प्रेसिपिटेट आया जो सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ ग्रीन सोल्यूशन है। अच्छा ग्रीन प्रेसिपिटेट कौन बनाता है? आपको याद है कि डर्टी ग्रीन PPT Fe2+ का एक्वस आयन नहीं बनाता था? याद है आयरन 2 जो है वो ग्रीन बनाता है। Fe2 मेक्स अ ग्रीन, ग्रीन बोले या डर्टी ग्रीन वो एक ही बात है। और Fe3+, याद है Fe3+ एक्वस NaOH डालने से रेडिश ब्राउन PPT बनाता है। और मैंने क्या कहा था, Fe2 Fe3 इनसॉल्युबल ही होते हैं एक्सेस में। वो टेबल याद है ना सबको? अच्छा बच्चों एक साइड पे शीट रखो अभी भी, पॉइंट्स दैट आई फॉरगेट की, तो ये बड़ी हेल्पफुल एक एंड पे शीट बन जाती है। वो शीटें तो बनाई नहीं है। अब देखो शीट्स का फायदा इसलिए किया था आपके साथ, एक्चुअली इस वजह से था कि आपका थ्योरी और MCQ में बहुत लंबा गैप आता है। हर साल नॉर्मली ये महीने का ऑलमोस्ट गैप आ जाता है, तो आपको वो बाद में ना जो क्विक शीट्स होती हैं वो बड़ा एक क्विक हेल्प दे देती हैं, वापस चीजें रिफ्रेश आप कर लेते हो। हालांकि अब थ्योरी के जरिए हमने काफी डिस्कशंस की थी, लेकिन चलो फिर भी एक
टाइम बीच में आ गया तो जरा इस तरह हो जाए। तो अब देखिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड किया तो ग्रीन प्रेसिपिटेट बना जो कि सॉल्युबल इन एक्सेस था, गिविंग अ ग्रीन सोल्यूशन। जी बिल्कुल, एमसीक्यूज में बहुत हेल्प होती है उससे। तो इसका मतलब है कि कुछ आइडिया हमें हो रहा है कि ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये यकीनन Fe2+ की आयन है। इस कंपाउंड P में यकीनन Fe2+ आयन हमें इशारा मिल रहा है, ठीक है जी, कि इसमें Fe2+ आयन है, क्योंकि ग्रीन पीपीटी वो ही बनाती। अगर रेडिश ब्राउन वो कहता तो फिर Fe3+ वो होती। खैर आगे, अब देखिए Q वाले सोल्यूशन में जब हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो कहता है व्हाइट प्रेसिपिटेट निकला जो इनसॉल्युबल इन एक्सेस है। अब जरा बच्चों गौर करो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो अब किस किस का हो सकता है? देखिए आपको मैंने वो जो पूरा टेबल सा बना के दिखाया था, चलो Fe2 Fe3 का तो हमें रिजल्ट्स पता है, लेकिन आपको याद है कि जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड देन कॉपर आता है। NaOH की मौजूदगी में आपको याद है ये वाइट 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 www.bgr, याद है ना, ये जो हम बनाते थे Fe2 Fe3 BgR करके, ठीक है जी। ओनली ईयरलीज आर इनफ, ईयरलीज ही आप प्रैक्टिस कर लें तो उससे एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ से ये जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, Fe2 Fe3। अब देखिए व्हाइट पीपीटी जिंक भी देता है, कैल्शियम भी देता है, एल्युमिनियम भी देता है, बट गौर कीजिएगा कि ये टेबल स्टार्ट्स विद सॉल्युबल, याद है? तो फिर सॉल्युबल का उलट इनसॉल्युबल, फिर इनसॉल्युबल का उलट सॉल्युबल। तो अब गौर से देखिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट कहता है बना रहा है। अब देखो समझो सिचुएशन, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने सोल्यूशन Q में डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस तो कैल्शियम ही का है। इसका मतलब है कि इसके अंदर यकीनन कैल्शियम आयन मौजूद है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ना आए तो रोक लेना। ये टेबल ऑफ आयंस में हमने पढ़ा हुआ है ना कि देखिए कैल्शियम आयन व्हाइट पीपीटी बना रहा है जो कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस है। अब आगे वो क्या कहता है जरा गौर करो। फिर कहता है कि जी हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला एंड एल्युमिनियम फॉइल डाली एंड देन वार्म किया। आपको कुछ याद आ रहा है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डालें और फिर एल्युमिनियम फॉइल आप डालें और फिर वार्म करें, तो जरा बताइएगा रिप्लाईज में कि ये किस आयन का टेस्ट है? आपको याद है कि ये नाइट्रेट आयंस का टेस्ट है, ये नाइट्रेट आयंस की प्रेजेंस का टेस्ट है, याद होगा आपको। देखिए अमोनियम आयन में सिर्फ आप NaOH डाल के वार्म करते हो, बट अगर आप NaOH डालकर फिर फॉइल डालकर वार्म करें तो ये नाइट्रेट आयंस की प्रेजेंस का चेक। बट अगर इसमें नाइट्रेट आयन मौजूद होती इस सोल्यूशन P में, तो इधर देखिए वो कह रहे हैं नो गैस गिवन ऑफ। इसका मतलब है सोल्यूशन P के अंदर नाइट्रेट आयन मौजूद क्रॉस यानी नहीं है, क्योंकि अगर नाइट्रेट आयन P में अगर ये तो कंफर्म हो गया ना कि P कंटेन्स Fe2+ आयन, Q कंटेन्स Ca2+ आयन। बट अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ये टेस्ट नाइट्रेट की प्रेजेंस का है और कोई गैस गिवन ऑफ नहीं हुई, इसका मतलब है इस P में नाइट्रेट आयंस मौजूद नहीं है। हाँ, बड़ी जरूरी बात आपने की, थोड़ा लेट आपने याद कराया मुझे, लेकिन देखिए ये ग्रीन प्रेसिपिटेट है, सॉल्युबल इन एक्सेस है। हाँ जी, Fe2 Fe3 तो क्या थे? ये बात, वेरी गुड। मैं गलत कर रहा था, वैसे पता तो लग जाता, लेकिन चलिए। हाँ जी, कुछ याद आया? बताइए, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने हाईलाइट कराई है जी। देखो ये Fe2+ नहीं है, Fe2+ होता तो फिर तो यहाँ पे वो क्या कहता, सॉल्युबल इन एक्सेस तो ना कहता। तो मैं बड़ी देर से ये बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद भी इस पे गौर नहीं किया था, ये लफ्ज ही नहीं पढ़ा मैंने, सॉल्युबल इन एक्सेस। तो सॉल्युबल इन एक्सेस वाला केस तो कौन था?
आपको याद है एक वर्ड हमने पढ़ा था CSI, यानी क्रोमियम 3+ का, याद है इसका ग्रे ग्रीन पीपीटी होता है, क्रोमियम का ग्रे ग्रीन पीपीटी होता है एक्वस NaOH में भी और एक्वस अमोनिया में भी। ठीक है जी, जी बिल्कुल, वो जो लफ्ज हमने बनाया था, तो ये क्रोमियम 3+ जो है NaOH के अंदर इट इज S फॉर सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल इन एक्सेस, और एक्वस अमोनिया में, याद आया कुछ बच्चों, ये एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल था। तो एक्वस NaOH में तो आप देख रहे हो कि क्रोमियम 3+ ग्रे ग्रीन और सॉल्युबल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि कंफर्म इसमें Cr3 पॉजिटिव आयन मौजूद है। देखिए P कंटेन्स क्रोमियम 3+। आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चों। देखो अगर वो कहता ना ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, अगर इनसॉल्युबल कहता फिर तो Fe2+ लेते, बट इधर उसने सॉल्युबल इन एक्सेस कहा, तो दिस इज द वर्ड आई वाज मिसिंग। थैंक यू ईशा फॉर रिमाइंडिंग। तो ये आपके पास सॉल्युबल इन एक्सेस है, तो मतलब ये यकीनन फिर वो क्रोमियम का आयन है जो कि NaOH में ग्रे ग्रीन पीपीटी बनाता है, बट इट इज S फॉर सॉल्युबल इन एक्सेस, और एक्वस अमोनिया में वो इनसॉल्युबल होता है, ग्रे ग्रीन पीपीटी ही बनाता है। याद है, तो ये क्रोमियम का टेस्ट कंफर्म हो गया। खैर, अब एक्वस NaOH डाल के फॉइल डाल के वार्म किया और कोई गैस गिवन ऑफ नहीं हुई, तो ये आपको पता है ना, ये NaOH डाल के फॉइल डाल के वार्म करना नाइट्रेट का टेस्ट है। तो अगर ये सारी हरकत करके इसमें नाइट्रेट कंपाउंड P में होता तो फिर गैस तो गिवन ऑफ होती ना। यहाँ वो कह रहे हैं नो गैस गिवन ऑफ, इट मींस दैट सॉल्यूशन P हैड नो नाइट्रेट आयंस। लेकिन Q वाले में जब आपने यही हरकत की, सॉल्यूशन Q में NaOH डाला, फॉइल डाली और वार्म किया, तो ये नाइट्रेट का टेस्ट इधर अमोनिया गैस गिवन ऑफ दे रहा है। इसका मतलब है कि Q वाले सॉल्यूशन में यकीनन नाइट्रेट आयंस भी प्रेजेंट थे। क्लियर हो गया बच्चों? और गौर कीजिए, अब कहता है एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड। टेस्ट क्या लगाया हमने सॉल्यूशन P पे, एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। बताइए ये किस आयन का टेस्ट है? जरा वैसे सोचो कि एसिडिफाइड with nitric acid, then aqueous barium nitrate is added, तो ये कौन सा टेस्ट है वैसे आपके ख्याल से? रिप्लाईज बच्चों देते रहो साथ साथ, क्योंकि आपकी इसी तरह रिवीजन होगी, ये मैं आपकी रिवीजन के लिए पूछ रहा हूँ। तो ये सल्फेट आयन का टेस्ट था, याद आया कुछ? सल्फेट आयंस की प्रेजेंस ही चेक करने के लिए थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल के फिर एक्वस बेरियम नाइट्रेट या एक्वस बेरियम क्लोराइड, याद है, ये सल्फेट आयंस का टेस्ट। तो अब अगर सल्फेट आयन सोल्यूशन P में वाकई में हुए, तो जब उसमें ये सब कुछ डालोगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि इसमें सल्फेट आयन मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे नो पीपीटी है, तो इसका मतलब है कि P वाले में सल्फेट आयन मौजूद नहीं है। तो बताइए बच्चों, इसका मतलब है कि आपका ये सोल्यूशन P फाइनली कौन है? ये कंपाउंड P कौन था? देखिए कंपाउंड P में एक तो क्रोमियम आयंस हैं और एक इसमें सल्फेट आयन, तो एक तो ये बन गया क्रोमियम सल्फेट। तो सी इट इज क्रोमियम सल्फेट, Cr3 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव, और जो Q था उसमें कैल्शियम और नाइट्रेट था, तो कैल्शियम और नाइट्रेट तो इधर नजर आ रहा है, तो क्रोमियम और सल्फेट, कैल्शियम और नाइट्रेट, तो बी ऑप्शन आपका फाइनल जवाब है। देखिए इसको थोड़ा सा ना आपने जरा प्रैक्टिस टाइमर लगा के करनी है, एमसीक्यूज विद इन 40 मिनट्स बड़े आराम से कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद वो बबल शीट जो मिलती है उस पे शेडिंग करना, वो मैं आपको परसों तरसों की क्लासों में सिखा भी दूंगा साथ, अगर किसी को इनकेस नहीं पता। तो इस पे जितना क्वेश्चन पेपर पे ना आप देखिए, जैसे मैं ये गन मार रहा हूँ, जितना आप इस पे लिखना लिखाना करो अच्छी बात। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन P में
क्रोमियम आयंस थी और सल्फेट आयंस थी, तो क्रोमियम और सल्फेट आ गया। और क्यू में आपके पास कैल्शियम और नाइट्रेट आयंस थे, कैल्शियम एंड नाइट्रेट आयंस थी, तो बी में ये आपका 3 का बी ऑप्शन होना चाहिए। ये सवाल वैसे कितनों का गलत हुआ था? 3 का बी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, तो अब उम्मीद है आपको बिल्कुल सही समझ आ गया। जी बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर पे जितना मर्जी गंद डालना है डालें, क्योंकि एंड पे सिर्फ आपकी वो बबल शीट चेक होने उधर जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 में कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए में कहता है व्हेन गैसियस अमोनिया बिकम्स लिक्विड अमोनिया द चेंज इज एंडोथर्मिक। देखिए, गैस जब लिक्विड बनता है, पहले तो मुझे ये बताइए गैस का लिक्विड बनना ये कौन सा प्रोसेस है? देखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो बच्चों, सवाल रिपीट नहीं होने। हार्डली एक आधा एमसीक्यू को शायद रिपीट हो जाए, वो भी डिफरेंट डाटा के साथ होगा। तो इस प्रोसेस को देखिए, गैस का लिक्विड बनना इज कंडेंसेशन। और आपको बताया गया था, याद है, कंडेंसेशन में चूंकि हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। देखिए, वो गैस जो है, यानी गैस अपनी हीट रिलीज करता है, तो कंडेंसेशन तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। ये एक फिजिकल चेंज है। रिमेंबर, गैसियस अमोनिया का लिक्विड अमोनिया बनना कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो रहा, ये एक्सोथर्मिक फिजिकल प्रोसेस है। रिमेंबर, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ओनली द स्टेट इज चेंजिंग, दिस इज नॉट अ रिएक्शन गोइंग ऑन। अच्छा, बी ऑप्शन में कहता है व्हेन लिक्विड एथेनॉल बिकम्स सॉलिड एथेनॉल। बच्चों, ये कौन सा प्रोसेस है? लिक्विड एथेनॉल का सॉलिड एथेनॉल बनना, ये तो फ्रीजिंग नहीं है। देखिए, लिक्विड एथेनॉल का सॉलिड बनना तो फ्रीजिंग है। अब मुझे ये बताइए कि फ्रीजिंग किस किस्म का प्रोसेस है? फ्रीजिंग में पानी अपनी हीट एनर्जी रिलीज करता है, कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है। तो वो अपनी हीट रिलीज करेगा तो कूल डाउन होके सॉलिडिफाई होगा ना। तो फ्रीजिंग यकीनन एक एक्सोथर्मिक फिजिकल प्रोसेस है। तो अब तक क्या ख्याल है, ये बी वाली बात दुरुस्त लग रही है ना, कि व्हेन लिक्विड एथेनॉल बिकम्स सॉलिड एथेनॉल द चेंज इज एक्सोथर्मिक। तो बात तो सही लग रही है, बट देखते हैं बच्चों एमसीक्यूज में ना, जरा क्विक सी, जब करेक्ट ऑप्शन मिल भी जाए तो जरा सी डी को चेक कर लिया करो फिर भी। कहता है व्हेन लिक्विड वाटर बिकम्स गैसियस वाटर, तो ये तो बॉइलिंग है। लिक्विड जब गैस बनेगा तो ये तो बॉइलिंग है, और बॉइलिंग तो एंडोथर्मिक होता है, याद है। सी, दिस इज बॉइलिंग का प्रोसेस, और बॉइलिंग में वो जो लिक्विड है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो बॉइल अवे करेगा, बॉन्ड्स टूटेंगे एंड तो ये तो एक एंडोथर्मिक फिजिकल प्रोसेस। और डी में कहता है व्हेन सॉलिड कॉपर बिकम्स लिक्विड कॉपर। ये सॉलिड कॉपर का लिक्विड कॉपर बनना ये बेसिकली मेल्टिंग प्रोसेस नहीं है, और मेल्टिंग प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। तो ये तो कह रहा है एक्सो है, उसको एक्सो कह रहा है। तो ये सी और डी तो गारंटीड गलत है, और ए भी कंप्लीटली गलत था, तो बी वाला ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। ये कितनों का गलत हुआ था? 4 का बी। क्यों जी? तो चलिए, जरा पहला पेपर था आफ्टर अ गैप, तो चीजें जरा भूल रही होती हैं, फिर भी अभी शीट्स वीट्स जो पॉइंट्स आपको भूल रहे हैं उनको जरा रिकॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ बच्चों। कहता है विच डायग्राम शोज द आयन Li1 पॉजिटिव। देखो जरा गौर से देखो, दिस इज Li37, ये ऊपर प्लस का साइन डाला हुआ। प्लस का साइन मतलब ये लिथियम का आयन है। आपको याद है बात बच्चों के, आयन बनने से उसके प्रोटॉन नंबर, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इसमें प्रोटॉन्स 3 है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें, अब देखो इलेक्ट्रॉन भी असूलन 3 होने चाहिए थे न्यूट्रल एटम में, बट इस 1 प्लस का मतलब है कि इसने एक लूज किया हुआ है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 होंगे।
और न्यूट्रॉन्स 7-3 यानी 4 होंगे। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको लिथियम आयन दिखा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो देखिए किसके शेल के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब है ए वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो देखो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बी ऑप्शन में देखिए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो ऑप्शन बी है, ठीक है। और सी डी वाले में देखो जरा गौर से कि डी में भी आपको लास्ट में बाहर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, जबकि 2 होने चाहिए बिकॉज अब उसमें आयन है। तो अब मुझे ये बताइए कि या तो जवाब देखो बी है या सी है, क्योंकि देखें बी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें सी में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिथियम आयन में होने ही 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो गौर कीजिए, अब ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन उसने ऐसे सर्कल लगाया हुआ, तो 4 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। तो 4 न्यूट्रॉन्स तो 1, 2, 3, 4 इसमें ही है, और प्रोटॉन्स 3, देखो 1, 2, 3, तो 3 प्रोटॉन्स एंड 1, 2, 3, 4, 4 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉम्पोजिशन पे कौन फिट बैठ रहा है? ये आपका सी फिट बैठ, ठीक है जी, कर दूंगा जी। तो अब देखिए इसका मतलब है 5 का भी सी ऑप्शन। क्लियर हो गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 में कहता है 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिमेंट्स, देखो 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर शोन। देखो 3 एलिमेंट्स हैं, एक है हमारे पास कार्बन, एक है नाइट्रोजन और एक है सल्फर। कहता है इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। कहता है दे आर इन ग्रुप्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन द सेम, सॉरी, इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये आपको याद है, दिस इज ग्रुप 4, नाइट्रोजन इज ग्रुप 5, सल्फर इज ग्रुप 6। तो ये बात तो सही है कि देखिए दे आर इन द सेम, दे आर इन द ग्रुप्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल। तो वाकई ग्रुप 4, 5, 6 तीनों आपके बैक टू बैक लाई करते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट तो ठीक लग रही। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज आर ऑल 2:1। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज, अब देखो इसके लिए, अब मैं ये कह रहा था कि आपको फर्स्ट 20 याद होंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। अभी जरा देखिए आप इसमें पहले, सॉरी ये पहली बात तो ठीक है, जरा आप पहले इसमें ये कार्बन में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो निकालो। देखो इसमें उसने क्या कहा है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज आर ऑल 2:1। मुझे बताएं कार्बन में तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बोला उसने। अच्छा, पहले उसने न्यूट्रॉन्स, देखिए लफ्ज पे गौर करो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज, तो पहले न्यूट्रॉन्स का जिक्र करना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं इसमें से? 12 - 6, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही इसमें प्रोटॉन्स हैं। तो मुझे बताओ कार्बन में तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1:1 नहीं है। जरा यस नो करना अगर मसला है कहीं। 6 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें कार्बन में और 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इनका तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1:1 है। उसने तो कहा कि देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आर ऑल 2:1। 2:1 तो नहीं है, ये तो कार्बन ही में 1:1। फिर जरा नाइट्रोजन में बेशक देख लो, N7 14 है ना, तो इसमें 14 - 7, 7 ही न्यूट्रॉन्स हैं और 7 ही प्रोटॉन्स। तो इनमें भी तो रेशियो 1:1 है। तो जब एक में ये नहीं हो रहा तो फिर बाकी तो वैसे ही नहीं होगा। तो क्योंकि उसने कहा है ना देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आर ऑल 2:1, तो ये तो गलत बात है। तो फिर देखिए कि उसने क्या कहा कि दे ईच फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। देखिए कार्बन भी जो बनाता है, तो कार्बन भी, कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन मोनो ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है ना। तो सी कार्बन भी जो ऑक्साइड बनाता है दैट इज एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनो, ये भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, तो ये भी क्या होंगे? एसिडिक होंगे। आपको याद है बच्चों के नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नान का लफ्ज जो पढ़ा था,
देखिए नॉन का वर्ड पढ़ा था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ईदर एसिडिक और N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल इनमें दो ही हैं, एक कार्बन मोनो और एक H2O। तो एक कार्बन मोनो और एक H2O है, और A फॉर, ये आपके पास आएगा ऐसे करके, तो A फॉर एसिडिक है। तो ये दो न्यूट्रल हैं, ठीक है, दीज टू आर न्यूट्रल्स, और ये A फॉर, ये आपके एसिडिक होते हैं। तो इन दो को छोड़कर बाकी सारे एसिडिक होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज आर ऑल 2 to 1। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली इसका जवाब आएगा। तो ये बात दुरुस्त लग रही है कि ये दे ऑल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, ईच फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब है 1 and 3 वाली बात जो है वो सही लग रही है, ठीक है। 2 तो बिल्कुल ही गलत है। देखो 2 चूंकि बिल्कुल ही गलत है, तो 2 जिस जिस ऑप्शन में आएगा, 2 इधर भी आ रहा है गलत, 2 इधर भी आ रहा है गलत है, और 2 इधर भी आ रहा है गलत है, तो सिर्फ फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ये सी वाला। तो 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। तो इस तरह के केसेस में ना आप ये देखा करो कि ये 6 का सी आंसर आ रहा है। बच्चों क्लैरिटी है? जरा यस नो करें प्लीज। चलिए अब जरा आओ 7th वाले सवाल। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इतनी काफी है? वैसे काफी डिटेल में मैं चीजें रिकॉल दे रहा हूँ, या थोड़ा सा कम रिकॉल कराऊं? ये चूंकि पहला पेपर है, तो मैंने कहा चलें जरा थॉरो रिकॉल हो जाए। जैसे आईजी को भी मैंने आज करवाया रिफ्रेशल के तौर पे, क्योंकि इसकी थ्योरियां तो हमने केमिस्ट्री की काफी की हुई थी, तो उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th में देखो, कहता है द टेबल शोज डाटा फॉर सम पार्टिकल्स, देयर आर गैप्स रिप्रेजेंटेड बाय W, X, Y एंड Z। देखो पार्टिकल आर्गोन है, पोटेशियम Sc स्कैंडियम है, और ये सल्फाइड का आयन है। तो इनके प्रोटॉन नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें न्यूक्लियॉन नंबर्स इनके दिए हुए हैं, ये सारे गैप्स हैं। हमने इन गैप्स को फिल करना है। कहता है विच रो शोज द करेक्ट वैल्यूज फॉर W, X, Y एंड Z। चलिए जी हम जल्दी से जरा ये देखते हैं कि इसमें ये Y की क्या वैल्यू होगी। देखिए ये जो Sc वाला एलिमेंट है, इसका प्रोटॉन नंबर 21 है, तो न्यूक्लियॉन नंबर, वो जो बिगर वाला नंबर होगा, वो कहाँ से पता चलेगा? वो तो फिर हमें, वो जो सबसे आपको आखिर में पीरियोडिक टेबल दिया होता है, तो आप 21 प्रोटॉन नंबर जिसका है, जाके जरा जल्दी से हम देख लेते हैं इसमें। 21 जिसका प्रोटॉन नंबर है, जरा वॉच दिस। देखिए 21 प्रोटॉन नंबर है किसका? इधर। आई यू ऑल वॉचिंग? 21 इस Sc स्कैंडियम का वो है, तो उसका न्यूक्लियॉन नंबर, यानी वो बड़े वाला नंबर, याद है इस बिगर नंबर 45 को, ठीक है जी। जरा देखिएगा इसमें 45 उसका वो नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये y जो है दिस वाज 45, ठीक है जी, y 45 आ। अच्छा अब W जो है, देखिए W में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स का मतलब है कि अब आपने ये न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर करना, याद है? जी बिल्कुल, वो तो सेम ही है, अक्टूबर नवंबर हो या मई जून हो, एक ही बात। मकसद देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका पेपर भी पिछले तमाम सवालों से डिफरेंट आए। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, तो उस पर फोकस रखें। बिल्कुल सही है। तो आप प्रैक्टिस के लिए जरूर करते रहिए। आपकी तो सिर्फ एमसीक्यूज ही हैं, देखें आपके पास पूरा दिन होगा, तो आप दबादब प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यूट्यूब्स पे बेशक मैं भी अगर पिछले ईयरलीज पे बैठा हूँ ना, तो आप आगे आगे यूट्यूब्स पे बहुत सारे, सिर्फ पेपर का नंबर नाम डाल दिया करो, बेतहाशा लोगों ने ना बहुत अच्छी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन की है, तो वहां से भी यार हेल्प ले लिया करें, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए वो कहता है कि अब W निकालने के लिए आपको पता है कि न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढने हो,
तो आप इस न्यूक्लियन में से ये 40 माइनस 18 करोगे तो 40 माइनस 18 जो है वो कितने आते हैं, 22। तो W का जवाब 22 है। ठीक है, अब X का आंसर देखिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो ये जो पोटेशियम का आयन है, अब गौर कीजिएगा कि पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर अगर 19 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होते अगर ये न्यूट्रल एटम होता। बट 1 प्लस का मतलब है एक लूज किया हुआ है, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ जाएंगे, अब 18 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो गौर कीजिए कि पोटेशियम में प्रोटॉन्स 19 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होते, बट 1 प्लस का मतलब एक लूज किया हुआ है तो इट विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, और इसी तरह Z जो है, Z कैसे निकलेगा कि अब ये सल्फर है ना, देखिए सल्फर में प्रोटॉन्स अगर 16 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रल सल्फर में 16 ही होते, बट 2 माइनस का मतलब है 2 गेन किए हुए हैं तो इस Z में 18 ये आ जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा कि X 18 था, सॉरी इसने W से स्टार्ट किया हुआ है, तो W इज 22। देखिए W 22 या 22, तो मतलब या तो C है या D है। फिर X का क्या दिया हुआ है उसने, X इज 18, तो X इज 18 18। अब तक ये दोनों चॉइसेस पैरेलल में चल रही। फिर Y का क्या दिया हुआ है, हमारे मुताबिक Y 45 था, तो अभी तक देखो बड़ा क्लोज मुकाबला ये सारा अब तक चल रहा। और फिर Z का देखो कि Z में, अब देखिए Z की वैल्यू 18 थी तो Z इज 18। इसका मतलब है कि फिर कौन सा ऑप्शन इन सारी बातों को करेक्ट स्टेट कर रहा है, वो डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कंफर्म 7th का डी है। जरा हम चेक कर लेते, तो देखिए 7th का आपके पास डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। तो कोई इतने मुश्किल काम इसमें भी नहीं थे। तो 8th में देखिए, अब वो कहता है हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ H पॉजिटिव आयंस एंड H नेगेटिव आयंस। कहता है हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ H पॉजिटिव आयंस एंड H नेगेटिव आयंस, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है हाइड्रोजन जो है वो दोनों H पॉजिटिव आयंस और H नेगेटिव आयंस करता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, H1 पॉजिटिव आयन जब बनेगी तो वो H11 ही है, H1 नेगेटिव आयन बनेगी तो वो H11 ही। ठीक है जी, अब देखो इसमें ना वो बात कंपेयर कर रहा है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ये चीज। अब खैर हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन में कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एन H आयन हैज मोर प्रोटॉन्स देन H नेगेटिव आयन। देखिए प्रोटॉन तो इसमें भी एक ही है और इसमें भी एक ही होता है, समझ रहे हो। चाहे ये H1 पॉजिटिव आयन हो, प्रोटॉन इसमें भी एक ही होगा और प्रोटॉन इसमें भी एक ही। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन्स 1 प्लस का, देखिए अब ये हाइड्रोजन न्यूट्रल होता तो एक प्रोटॉन का मतलब है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भी होता, बट 1 प्लस का मतलब है वो एक भी उसने लूज किया हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है और 1 माइनस 1 यानी न्यूट्रॉन्स भी एक है। चलो मैं साफ पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह H1 नेगेटिव के हाइड्राइड आयन में प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 हैं। अब देखिए न्यूट्रल एटम में अगर प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होना चाहिए, बट 1 माइनस का मतलब है ये एक्स्ट्रा गेन करके बैठा हुआ है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स के लिए 1 माइनस 1 तो वो इसमें 0 आएगा। अच्छा गलती मैंने की, न्यूट्रॉन इधर भी 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। सी आई मेड अ मिस्टेक हेयर, मुझे देख के याद आ गया था। तो खैर अभी आपके सामने है। तो कहता है NH पॉजिटिव आयन, कहता है जी H पॉजिटिव आयन हैज मोर प्रोटॉन्स देन H नेगेटिव आयन। क्या H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयन में प्रोटॉन्स में कोई फर्क है? नहीं है। तो आप ऐसे डिलीटिंग मेथड वाला टेक्निक लगाओ। फिर कहता है NH पॉजिटिव आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए H पॉजिटिव आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स। मुझे ये बताइए कि H पॉजिटिव आयन के पास कहता है कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, H पॉजिटिव आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब H पॉजिटिव आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये बात सही है।
H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, H नेगेटिव के पास है। तो अब तक तो ये बात बी वाली दुरुस्त लग रही है कि NH पॉजिटिव आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं सी में, NH नेगेटिव आयन हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन। देखो अपने सामने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का इनके मुताबिक चार्जेस के हिसाब किताब लिख लोगे तो फिर मसला नहीं होगा, बस फिर गौर से पढ़ना है। NH नेगेटिव आयन हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन देन H पॉजिटिव आयन। नो, H नेगेटिव आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन के। जी बिल्कुल, ये डिलीटिंग मेथड बड़े काम का तरीका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो देखो H नेगेटिव के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन के, वो तो कह रहा है वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये वाली सी ऑप्शन भी गलत। अब देखिए डी में कहता है NH नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। H नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। H नेगेटिव आयन तब बनता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब है कि ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत बात है। तो कौन सी बात बिल्कुल दुरुस्त थी अब तक? डी ऑप्शन। तो 8 का देखिए फॉर श्योर इसमें बी का जवाब होना चाहिए। सी 8 इज बी। देखिए ये ऑप्शंस आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे तो चलो आंसर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको समझाना कि यार देखिए ये जब आप ईयरलीज करते हो तो ये कितना जरूरी होता है अपने आप को CIEs के रेफरेंस आंसर से मैच्ड अप रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन एक बड़ा फर्क है इन दोनों में। आयोडीन याद रखिए ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कंपाउंड तो नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है। तो दिस इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जबकि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है। फर्क तो अब याद होता है ना सबको कि देखिए आयोडीन इज अ सिंपल कोवेलेंट, ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी नहीं है, दिस इज अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कहते हैं दे आर बोथ सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। वो अलग बात है कि ये भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और ये भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। कहता है which row correctly shows the structure of iodine and the bonding in sodium chloride। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन तो क्या है? ये तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आयोडीन बच्चों कोई मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। जायंट मॉलिक्यूलर तो सिर्फ वो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये नहीं से। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन तो कैसा है? सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गया। तो या तो ये देखिए सिंपल मॉलिक्यूलर, सिंपल मॉलिक्यूलर, और बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड तो आयनिक है, ये तो क्लियरली आपको पता है। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन वाली बात इसमें दुरुस्त होगी। देखिए आई होप आपको जरा रिकॉल्स अब मिल रहे होंगे, लेकिन कहीं पे मसला हो तो प्लीज आप रोक सकते हैं। 9th का डी ऑप्शन ही आपका जवाब। आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में, 10th सवाल में वो कहता है कि जी इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस Ar2+ आयंस फ्रॉम आर्गॉन एटम्स इन अ लेबोरेटरी। देखिए अब हमारी नॉलेज कहती है कि ये ग्रुप 8 वाले मेंबर्स आयंस वायंस नहीं बनाते थे, बट एक्सेप्शंस याद है, मैंने कहा था आपको जितनी बताई हैं वो आप याद रखें। बाकी इस तरह की कोई बात वो खुद करे तो हम मान लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। वो कहता है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस Ar2+ आयंस। अब देखिए आर्गॉन का क्या होता है, आर्गॉन इज 1840। वो कहता है इससे 2+ आयंस बनाना पॉसिबल है। चलिए वो कह रहे तो मानेंगे। वैसे इसमें प्रोटॉन्स 18 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 16 होंगे और न्यूट्रॉन्स इसमें 22 होंगे। याद है ना, प्रोटॉन 18 थे तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी 18 होने चाहिए, लेकिन 2+ का मतलब है कि ये 2 लूज कर चुका है, तो 18 में से 2 लूज होंगे तो ये 16 आएगा। और फिर 40 - 18 22 न्यूट्रॉन्स ही आ गए। अच्छा अब वो कहता है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है ईच आर्गॉन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2+ का मतलब
2 गेन करना तो नहीं होता, ठीक है। तो ये तो गेन की बात इधर ही गलत होगी। ईच आर्गॉन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत बात। तो ए एंड बी तो आपके ऑप्शंस गए। सी में कहता है कि ईच आर्गॉन एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ईच आर्गॉन एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तक तो सी डी दोनों ही सही जा रहे, बट सी में आगे कहता है एंड लूजेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस। और वो कह रहा है कि वो फिर जब 2+ आयन बना लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ग्रुप 8 जैसी नहीं रहती, क्योंकि अब देखो ना उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये तो 286 बन गया। ग्रुप 8 वालों का तो याद है लास्ट शेल में पहले से 8 पूरे होने चाहिए, या हीलियम जैसे 2 पूरे होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि each argon atom loses 2 electrons and loses the electronic configuration of an inert gas. और डी में कहता है each argon atom loses 2 electrons and obtains the electronic structure of an inert gas. तो ये डी वाली बात गलत है कि जब देखो ये आर्गॉन वैसे आर्गॉन न्यूट्रल का जब 1840 था, तो देखिए ना इसमें 18 प्रोटॉन्स थे, तो 18 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी 288 थी, ग्रुप 8 जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन आयन बनने के बाद अब उसकी 286 हो गई है, तो इट हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस। तो सी ऑप्शन इसमें सबसे दुरुस्त बात ये लग रही थी। तो 10th का आप अगर जवाब चेक करें तो 10th का सी ऑप्शन। देखिए बड़ी सिंपल बातें होती हैं, कोई इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे चीजें वो नहीं पूछ रहा। बाकी देखिए हर एक को, मैंने ये अक्सर देखा है इन 20-22 सालों में कि नॉर्मली हर एक को अपने सेशन का पेपर मुश्किल लगता है और बाकी सब इजी लगते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, इसमें रिविजन्स करते रहिएगा तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी जरा थ्रेशोल्ड्स देख लिया करें, हर ईयरली जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसकी थ्रेशोल्ड्स देख के आप जरा उससे ऊपर जाने की कोशिश करें, तो आप उसको देख के बड़ा अच्छा फील होगा आपको कि बड़े रीजनेबल जगह से ए ग्रेड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जी मेनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स, which statement about covalently bonded elements and compounds is correct? Aqueous solutions of covalent compounds always conduct electricity. Bonding in the nitrogen molecule involves 3 shared pairs of electrons. अच्छा, अब सवाल जरा एक दो फिर पढ़ते हैं। कहता है many elements and compounds contain covalent bonds. Which statement about covalently bonded elements and compounds is correct? अच्छा, कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स कौन है? जैसे देखिए फ्लोरीन है, डायटोमिक है ना, तो ये F2 कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड्स तो फिर बहुत से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, जैसे नाइट्रोजन है, ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और ये कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, या कोवेलेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, वो कहता है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इज करेक्ट? तो कहता है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस ऑलवेज तो कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ एसिड्स। याद है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, हर एक कोवेलेंट कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो चलो ये ए वाली बात को हम देख लेते हैं आगे कुछ और, इसमें अगर सारी गलत हुए तो फिर ये भी हो सकता है। बी में कहता है बॉन्डिंग इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन में आपको याद है नाइट्रोजन में देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है 3 शेयर्ड पेयर्स चाहिए। ये बात तो सही लग रही है बी वाली। सी में कहता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथीन एंड वाटर। यार इथीन में तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों, आपको स्ट्रक्चर्स याद है? इथीन का स्ट्रक्चर तो C2H4 है, याद है? इथीन में तो डबल बॉन्ड है, बट क्या वाटर में तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपने वाटर की शक्ल याद है? ऐसे याद रखी हुई है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स तो सिर्फ इथीन में है,
वो भी कार्बन कार्बन के बीच, वाटर में तो नहीं है। तो ये सी वाली बात बिल्कुल गलत है। डी में कहता है द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्स। द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस एटम्स with 8 electrons in their outer shells। क्या बच्चों, देखो अब इस बात को देख के एकदम जहन में आता है कि बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप मिसाल के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल बनाते हो, मुझे ये बताइए कि क्या वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए उसमें हर एलिमेंट, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर एक शेयर्ड पेयर होता था, इधर एक शेयर्ड पेयर होता था, और ऑक्सीजन के 8 पूरे होते थे। तो देखिए ऑक्सीजन के 8 पूरे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो 8 अपने पूरे नहीं करता हमेशा। क्या ख्याल, समझ आई लॉजिक? कि द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल्स। क्या ये बात दुरुस्त है? गलत बात है कि हमेशा कोवेलेंट में वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन को डुप्लेट भी तो चाहिए होता है। जरा यस करो, ये बात सही समझ आइए। तो ये ऑलवेज करेक्ट बात नहीं है कि हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंस शेल में हो। जैसे हाइड्रोजन है, उसके डुप्लेट भी तो होता है। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इसका सबसे दुरुस्त बात है। हम ये टिक लगा लेंगे। तो 11th का जरा चेक कीजिए, 11th का बी ये जवाब है। क्लैरिटी है जी सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12th पे आ जाइए। 12th सवाल में वो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन। जरा मुझे ये बताइए कि अब आपने ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने। बच्चों एक बात बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो यहाँ ट्रिक इन्वॉल्व है, आपने जरा बात को बड़ा परख के सोच समझ के करना। कितनों का ये सवाल जल्दबाजी में गलत हुआ है? सो इफ यू डन इट रॉन्गली तो बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अ रॉन्ग आंसर फॉर दिस? आपने पता है क्या निकाला होगा? आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन ही निकाल दिए 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन में, वो मैथ्स लेके ओवर एमआर करके। आप सबसे पहले ये देखो कि मीथेन का, बच्चों जरा गौर से देखिएगा, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है ना, इसका एमआर बनेगा, आपको पता है कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। एमआर निकालने तो आते हैं ना, 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। तो देखिए 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, तो ये बनेगा 12 प्लस 4 यानी 16। बच्चों सबसे पहला काम पता है इसमें क्या करना है? जरा देखिए कितनों का ये जरा जवाब दीजिए सही निकला आंसर। चलिए अब देखो इसमें वो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो भाई आपने ना एक काम ये करना है, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन जो है, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन में हाइड्रोजन कितने ग्राम्स है? हमने चूंकि देखो मोल्स हाइड्रोजन के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तलाश करनी। जी बिल्कुल। अब देखिए ना कि 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन में से 4 ग्राम्स आपका हाइड्रोजन है। तो पहले तो आप इस पे यूनिटरी लगा लो कि 16 ग्राम्स ऑफ CH4 में 4 ग्राम्स आपके पास जो है वो हाइड्रोजन है। 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो सोचो 3.2 ग्राम्स मीथेन में, 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा? पहले मैथ्स निकाल सकते हैं ना कि 16 ग्राम्स में अगर देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 3.2 ग्राम्स मीथेन में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा? क्या इसको हम यूं निकाल सकते हैं? तो ये 16x इक्वल टू 3.2
into 4, तो x would be 3.2 into 4 upon 16. तो ये कितने ग्राम्स आ जाएगा आपके पास? सी इट विल बी 3.2 into 4 divided by 16, तो ये आएगा 0.8 ग्राम्स। सुनिएगा, ये 0.8 ग्राम्स हाइड्रोजन निकला है, बट हमने मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं ढूंढना था, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देखो कोड वर्ड है, हाइड्रोजन के एटम्स के मोल्स ढूंढने थे। तो ये तो आपने स्टेप 1 में सी पहले क्या निकाल लिए कि 16 ग्राम्स मीथेन में बच्चों अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है तो फिर 3.2 ग्राम्स मीथेन के अंदर पहले ढूंढिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वो आ रहा है 0.8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए जरा गौरतलब बात है कि इसमें 0.8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अब जरा देखिए कि हमने अब मोल्स निकालने हैं, तो स्टेप 2 में, अब स्टेप 2 में हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं, तो ये होगा मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर व्हाट। जरा बताइए बच्चों कि हमने डिवाइड बाय AR करना है या इधर डिवाइड बाय MR करना है? बताना जरा, हाइड्रोजन के AR से डिवाइड करूं या MR से? वैसे तो इस फॉर्मूला में दोनों यूज होते थे, AR या MR, लेकिन इधर उसने चूंकि कहा है कि फाइंड द, सॉरी किधर गया, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कोड वर्ड है इधर, कोड वर्ड एटम्स का लफ्ज है, हाइड्रोजन एटम्स, तो फिर इसमें डिवाइड बाय AR करेंगे। अगर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहता तो फिर डिवाइड बाय MR करते। याद आया कुछ? तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स कितना है, वो आ रहा है 0.8 ग्राम्स अपॉन AR हाइड्रोजन का कितना है, CH is 1 तो हाइड्रोजन का AR जो है वो भी 1 है, तो 0.8 अपॉन 1, इसका मतलब है 0.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस वक्त 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन में। सी 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन में ये फुल एंड फाइनल वर्किंग है कि जी इसका मतलब है इसमें इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। कितनों को ये बात नहीं समझ आई? तो इसका डी ऑप्शन आंसर। तो देखिए ये आपके पास इसमें आ जाएगा, जरा वर्किंग इसकी बेशक देख लो, ये पूरी टोटल वर्किंग इसी की। तो हमने देखा कि 16 ग्राम्स में अगर 4 ग्राम्स हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3.2 ग्राम्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, तो वो 0.8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हमें मोल्स चाहिए थे, तो मास 0.8 ग्राम्स है, ओवर हाइड्रोजन एटम्स का जिक्र है, तो फिर AR से डिवाइड करेंगे, MR से नहीं। तो ये 0.8 मोल्स, ये जवाब आ गया। तो 12th का जरा आप चेक कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए 12th का डी इसका करेक्ट आंसर। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 13th। ये बच्चों आपने तरीका तो देख लिया होगा। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 13th पे। 13th में कहता है व्हाट इज द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वस आयरन 3 क्लोराइड। देखिए एक्वस सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है AgNO3 है। अच्छा अब जरा गौर करो, देखो बच्चों जब भी मैंने क्या कहा था, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का जिक्र करे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइंस का टेबल दिमाग में ले आओ। यार सिल्वर नाइट्रेट आप हमेशा याद है क्लोराइड या ब्रोमाइड कंटेनिंग सॉल्ट्स में ही डालते थे। तो देखो आयरन 3 क्लोराइड इधर आ गया।
तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस FeCl3, ये दोनों एक्वस हैं इनिशियली। अच्छा, आपको याद है कि देखिए सिल्वर नाइट्रेट जब आप किसी क्लोराइड कंटेनिंग सोर्स में डालोगे, इधर आयरन 3 क्लोराइड है तो FeCl3 कह रहा हूं, ठीक है जी, क्योंकि आयरन 3+ वाला था ना आयरन 3 में, तो वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर नीचे चला गया। अच्छा जी, अब आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट हम डालते थे किसी भी ऐसी सॉल्ट में जिसमें क्लोराइड हो, तो उसकी आयनिक इक्वेशन फिर क्या बनेगी? देखिए आपको पता है कि इसमें ये जो सिल्वर है ये इसके क्लोराइड से जाके मिल लेगा। देखिए ये सिल्वर इसके क्लोराइड से मिलता है और Fe इस NO3 से मिलती है। इसका मतलब है कि ये सिल्वर क्लोराइड AgCl है, AgCl प्लस, अब ये आपके पास Ag और Cl आ गई और ये FeNO3, तो इसका मतलब है FeNO3 होल थ्राइस। अच्छा, इसकी आयनिक इक्वेशन वैसे यार आपको डायरेक्ट बताई थी, कुछ याद आया? इसकी आयनिक इक्वेशन मैंने आपको जब वो कॉन्सेप्ट्स कराए थे तो याद है ना कि हमने, ये तो आयरन 2 नाइट्रेट तो एक्वस है, ये सॉलिड है। अगर तो लॉजिक से देखना चाहते हो तो जो एक्वस हो उनके ऊपर याद है चार्जेस बनाते थे, आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्वस वालों के ऊपर आप चार्जेस लिखते हो। ये सॉलिड है तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकते, ये एक्वस है तो ये 3+ और ये 1-। देखिए NO3 इधर भी 1- है, NO3 इधर भी 1- है, तो कट गया। Fe3 इधर भी 3+ है, Fe इधर भी 3+ है, तो what are you left with? See, you are left with Ag1 positive aqueous plus Cl1 negative aqueous arrow AgCl। अच्छा, बाय द वे अगर आप नोट्स में जाकर देखें तो मैंने आपको आयनिक इक्वेशंस इस प्रेसिपिटेशन की डायरेक्ट भी बताई थी कि देखिए सिल्वर वुड वांट टू जॉइन विद द क्लोराइड राइट टू फॉर्म AgCl, यही आपके पास एंड पे अनकट इस तरह से बचेगी। तो यही सवाल देखो कि इसमें यही नहीं आ जाएगा कि Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस एरो AgCl सॉलिड। तो ये तो डायरेक्ट कुछ ऐसे फैक्चुअल टाइप सवाल हैं जो हमें ओरली आते हैं, तो ये 13th का C ऑप्शन आंसर कंफर्म ये होना चाहिए। क्या ख्याल? नहीं, इसमें मतलब देखिए ना, आयरन 3 क्लोराइड का मतलब है Fe3+ था और Cl1 नेगेटिव, तो क्रॉस होकर ये FeCl3 ही नहीं बनाएगा। याद आया? C ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14th पे आइए। 14th में कहता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट्स विद एन एसिड HA। कहता है यार ये एक एसिड है HA, ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बच्चों आपको ये तो पता है ना कि ऑल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर, और ये एक एसिड है, बट उसमें हमें A नहीं पता कि A कौन। अच्छा, आपको इतना समझ आ रही है कि देखिए बच्चों के यहाँ पे ये कैल्शियम जो है इस A से जुड़ा होगा। याद है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन कार्बोनेट का विद एसिड is an example of a neutralization reaction। ठीक है जी, it is an example of a neutralization reaction। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम इस A से जुड़ेगा तो ये CaA2 ऐसे बनता है, तो ये CaA2 ऐसे बनेगा। अच्छा, अब बताइए, देखो ये A की बेस पे बच्चों ये जो 2 निकल के आया, यार मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जरा सुनना। इस A की बेस पे ये जो 2 आया है, ये 2 कैल्शियम का ही क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नहीं आया होगा? जरा यस नो करो, हम A की पहचान देखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर ये A का ओवरऑल चार्ज क्या होगा? कुछ 1 नेगेटिव नहीं होगा, क्यों जी? तो A वो एसिड का ऐसा एनाइन है जो कि 1 नेगेटिव वाला, तो इट कैन बी क्लोराइड आयन ऑल्सो। यानी ये एसिड जो था ये HCl था,
देखिए ये एसिड जो है वो HCl हो सकता है। चलो फिलहाल देखते हैं। सवाल उसका अलबत्ता कुछ और था। वो कह रहा है कि जी व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। MR ऑफ HA भी दिया हुआ है और MR ऑफ CaCO3 भी दिया हुआ है। तो चलिए ये तो मसला ही आसान हो गया बच्चों। अब इसमें ना देखो, मोल्स के सवालात में आप डाटा कैसे लिखते हो, इसकी प्रेजेंटेशन ये बड़ा मैटर करती है। जरा गौर कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका चूंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में मास 1 मोल ही है, देखो ना 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही है बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो इसका तो MR ही इस्तेमाल होगा ना। मास ऑफ 1 मोल कितना होगा इसमें, 100 ग्राम्स। देखिए ये MR है CaCO3 का 100। MR कहते ही मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को है, तो CaCO3 का इधर है भी कोइंसिडेंटली एक ही मोल, तो 1 into 100 will be 100। अब वो कहता है व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ द एसिड। देखिए आपने इसमें मिनिमम मास ऑफ द एसिड ढूंढना है, तो मैं इधर यूं कर सकता हूं, मास ऑफ HA ये हमने तलाश करना है, तो इसको राइट पे रख रहा हूं। कहता है टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मुझे क्या दिया हुआ है, देखिए 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें उसने ये मास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका मतलब है कि हमें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है और मास ऑफ HA हमने फाइंड करना। सबसे पहला याद है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही निकलता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास HA के कितने मास को के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन यार अब इधर एक रोला है। रोला ये है कि MR हमें HA का दिया हुआ है, हाँ सॉरी ये MR HA का दिया हुआ है 46। अच्छा बच्चों गौर से देखो, MR is the mass of 1 mole of the substance। याद है MR कहते हैं 1 मोल के मास को, तो यहां तो HA का 2 मोल लगे हुए हैं। जरा जवाब दो, HA का 1 मोल जो है इट इज 46 ग्राम्स, तो जब ये 2 मोल्स लगेंगे तो 46 का डबल नहीं ले लेंगे, तो देखिए ये आएगा 46 का डबल लेंगे तो ये 92 ग्राम्स आएगा। अब गौर करो कि देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको 92 ग्राम्स HA देता है, तो गौर कीजिएगा कि 100 ग्राम्स CaCO3 आपको 92 ग्राम्स HA देता है, तो इस हिसाब से फिर 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा। 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको x ग्राम्स देगा और ये क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 100 टाइम्स x इक्वल टू 10 इंटू 92, तो x वुड बी 920 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 9.2 ग्राम्स ऑफ HA वाला एसिड। ईमानदारी से बताओ समझ आया। देखो ना बैलेंस्ड इक्वेशन कहती है कि CaCO3 का मास कितना है 100 ग्राम्स, कितने मास ऑफ एसिड से रिएक्ट कर रहा है 92 ग्राम्स से, तो फिर 10 ग्राम्स जो है वो कितने से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। जरा यस कीजिए सारे, तो 9.2 ग्राम्स डी ऑप्शन इसका आंसर है, तो 14th का हमारा बी ऑप्शन। ठीक है जी, देखिए मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। देखो इसने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द एसिड HA, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ द एसिड, तो हमने मास ऑफ एसिड निकालना है तो उसको राइट साइड पे रख, याद है। कहता है which is required to completely react with 10 grams of calcium carbonate। देखिए 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो वो मास ऑफ CaCO3 हमें गिवन है, उसको मैंने लेफ्ट पे रखा, और मास ऑफ एसिड हमने ढूंढना है उसको हमने राइट पे रखा।
अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन कहता है कि अगर 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 आपको 92 ग्राम्स ऑफ एसिड से रिएक्ट कर रहा है। देखिए अगर 100 ग्राम्स CaCO3 92 ग्राम्स ऑफ एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर 10 ग्राम्स जो है, 100 ग्राम्स अगर 92 से कर रहा है तो 10 ग्राम्स कितने से करेगा? X से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास जवाब ये 9.2 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल जरा आप देखते जाएंगे तो चीज बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, मोल्स की। अब देखो आपको यूज टू आफ्टर थ्योरीज तो अब बहुत ज्यादा यूज टू हमें होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम वो IG की थ्योरियां भी कर रहे थे, GCE वाले की थ्योरी भी कर रहे थे, तो एक तरह से कॉन्सेप्ट ही रिकॉल हो रहे थे। इसीलिए अब जब मैं कल भी, जैसे कल फिजिक्स का आपका GCIG के अपने अपने टाइमों पे क्लास होगी, तो उसमें अपने दूसरे वाले पैरेलल ग्रुप में बैठा कर, ताकि आपकी नॉन कॉन्सेप्ट रिकॉल ही होगा। बाकी तो आपने जैसे सवाल देखे नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट रिपीटिंग क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब वो कहता है कि व्हेन 1 मोल per dm cube hydrochloric acid reacts with excess sodium carbonate, 1.2 dm cube of carbon dioxide measured at room temperature and pressure प्रोड्यूस होता है। अच्छा, कहता है which volume of 1 mole per dm cube hydrochloric acid is used। जरा ईमानदारी से बताइए कितनों को ये 15th वाला सवाल गलत हुआ या समझ ही नहीं आई? चलिए जरा एक बार आप रिकॉल देख लीजिएगा बच्चों। देखो यार, इन सवालों में ना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस केमिकल इक्वेशन में ना हर डाटा को उस सब्सटेंस के नीचे लिखते जाएगा। सी, मोल्स इज ऑल अबाउट द वे यू डिस्प्ले योर डाटा। अब वो कहता है व्हेन 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स। अब HCl का हमें ये क्या चीज दी हुई है? 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमें HCl की उसने कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन HCl की, HCl की हमें उसने ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 मोल पर डीएम क्यूब। कहता है जब 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट अगर एक्सेस में है, तो आपको याद है जो चीज एक्सेस में होती है वो फुली कंज्यूम नहीं होती, फुली कंज्यूम HCl होगा। अगर सोडियम कार्बोनेट बच्चों वो एक्सेस में ले रहा है, तो HCl फिर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और यानी ये पूरी तरह कंज्यूम होगा। अगर सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में लिया है उसने, तो फिर HCl आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और ये जो है क्यों जी, यहां तक सबको क्लैरिटी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? श्योर। चलिए, तो अब देखें। अच्छा बच्चों, अब चूंकि HCl लिमिटिंग है ना, तो फुली रिएक्ट भी HCl ही होगा। तो फिर HCl के जरिए जो कैलकुलेशन निकलेंगी हमें वो करना है। खैर, वो कहता है कि जब ये हुआ था, HCl रिएक्ट हुआ सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो कहता है 1.2 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब जरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ? 1.2 डीएम क्यूब। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर देखो क्या लिख दिया, हर चीज को अपने अपने चीज के ऊपर लिखते जाओ ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि जब एक्सेस सोडियम कार्बोनेट इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाले HCl से रिएक्ट हुआ, तो ये 1.2 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बना। वो कह रहे हैं कि विच वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड। विच वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड। हमें बच्चों वॉल्यूम इसका तलाश करना।
HCl का असल में हमें वॉल्यूम तलाश करना। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहली चीज आपको क्या लगता है बच्चों, इस क्वेश्चन के स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपके पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम आपको चाहिए। ये एक्वस है तो इस पे वो डीएम क्यूब वाली 24 डीएम क्यूब वाली बात ना लगा देना। ये देख रहे हो, ये गलती कितनों ने की वैसे? जरा बताइएगा कि ये एक्वस होने के बावजूद कितनों ने समझा कि ये शायद 2 मोल HCl है तो 48 डीएम क्यूब? बोलिए जी, एनीवन? देखो, वो जो 1 मोल का 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम होता है, वो गैसेस पे बात अप्लाई होती है, एक्वस सॉल्यूशंस पे नहीं। ये याद रखिएगा कि वो एक्वस सॉल्यूशंस पे नहीं होती अप्लाई। तो इधर वो लिक्विड वाला वॉल्यूम मांग रहा है आपसे। तो एक बात बताइए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है HCl की, वॉल्यूम आपको चाहिए। मुझे जरा बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन का वो जो फॉर्मूला था, इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसमें कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, वॉल्यूम आपने तलाश करना है, और मोल्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो डोंट यू थिंक, क्या दिमाग काम कर रहा है आपके? पहले कुछ मोल्स ना निकालने HCl के? देखिए, पहले HCl के जो मोल्स इन्वॉल्व हैं वो ना निकालने। तो स्टेप 1 में इस क्वेश्चन के क्या होगा, मैं आपको यहां करके दिखाता हूं कि स्टेप 1 में आपको मोल्स निकालने हैं HCl के। देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, वॉल्यूम आपने तलाश करना है। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन पास है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले मोल्स ना निकाल लिए जाएं। तो मोल्स ऑफ HCl मैं टारगेट कर रहा हूं कि देखो मेरे पास अब किसी तरह HCl के मोल्स अगर निकल आए, इसके मोल्स निकल आए, तो सारा मसला हल हो जाएगा। अब मोल्स कैसे निकालें? आप ये सोचें कि मोल्स ऑफ HCl ढूंढना है, वो इधर लिख दें। और इधर मुझे बताओ बच्चों, क्या हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इस रिएक्शन में गिवन नहीं है? तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन नहीं ले सकता इधर? जरा देखिएगा गौर से। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से वॉल्यूम लेना है और HCl के मोल्स का जिक्र होना। पहले बैलेंस्ड इक्वेशन का बताओ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है? बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल ऑफ CO2 है, गैस है। तो 1 मोल ऑफ CO2 इज 24 डीएम क्यूब। जरा गौर से देखो बच्चों, ये 24 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl? HCl के देखो मोल्स का जिक्र करना, इसका 24, 1 मोल गैस थी ना ये, 24 डीएम क्यूब ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई बाय 2 मोल्स HCl। स्टैंडर्ड्स बनाने अब आते हैं। तो अगर फिर इसी तरह 1.2 डीएम क्यूब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस वक्त बनी है इस रिएक्शन में, देखो हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि अगर 24 डीएम क्यूब बन रहा होता तो 2 मोल HCl इन्वॉल्व होता। बट अगर 1.2 डीएम क्यूब प्रोड्यूस हुआ तो कितने मोल्स ऑफ HCl खर्च हुए होंगे? तो 1.2 डीएम क्यूब बनाने के लिए x मोल्स हमने लगाए होंगे, तो ये आएगा 24 टाइम्स x इक्वल टू 1.2 इंटू 2। तो x आएगा 1.2 इंटू 2 अपॉन 24। तो ये कितना आता है? 1.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आएगा 0.1 मोल्स। HCl के 0.1 मोल्स इसका मतलब है हमें रिक्वायर्ड। तो अब देखो, इसका 0.1 मोल जो है, ये 0.1 मोल HCl हमें ये निकला है। बट हमने तो क्या ढूंढना था, हमने विच वॉल्यूम ऑफ HCl इज नीडेड इज यूज्ड। तो अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मैं यहां पे आ जाता हूं, वैसे तो उधर ब्लैंक स्पेसेस भी होंगी। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम,
तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन था उसका 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, ये 1 मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है। और मोल्स HCl के अब कितने आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए 0.1। तो क्या वॉल्यूम V निकाल सकते हैं हम? तो वॉल्यूम V निकालने के लिए V इंटू 1/1 होगा, तो ये 0.1 डीएम क्यूब निकलेगा। ये HCl का वॉल्यूम निकला है, बट हमें ऑप्शंस उसने दिए हुए हैं CM क्यूब, CM क्यूब, CM क्यूब, CM क्यूब। तो क्या इस 0.1 डीएम क्यूब को CM क्यूब में चेंज नहीं किया जा सकता? जी जी शुक्रिया जी, उनको भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कहिएगा, थैंक यू। तो अब देखिए 0.1 डीएम क्यूब को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100। बच्चों याद है कि 1 डीएम क्यूब जो है दिस इज एक्चुअली 1000 CM क्यूब। तो इसमें मैं यहां से अब 0.1 इंटू वो करूंगा तो ये 100 आ जाएगा, तो दिस इज 100 CM क्यूब, ऐसे करिए, ठीक है। तो ये MCQ अभी भी आपका 40% वेटेज, 35 to 40% वेटेज इस बार आपकी ATP एग्जाम्पशन से MCQs को मिलेगी। ये भी कह लो कि उतना ही हैवी पेपर है जितना आपका वो है, ठीक है। तो ग्रेड बेहतरीन तरीके से अभी भी आपका फिक्स में आ सकता है। तो ये 100 CM क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। जरा मुझे ईमानदारी से यस कीजिए, आपको समझ आया? चलिए इसका आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो जरा यस कीजिए प्लीज, क्लैरिटी से, ये बिल्कुल सही समझ आया? बाकी लोग भी का तुक्का जवाब आ रहा है, बाकी जवाब नहीं दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बच्चों आइए। अब तो ये जरा मैंने आपको चले वैसे ही अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है which solutions contain the same number of moles of solute, which solution contain the same number of moles of solute। अब आपने सेम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखिए आपको वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन सबकी दी हुई है। ऑल यू हैव टू डू इज के मोल्स इनके निकालते जाना। अब देखिए मैं आपको एक इसका शॉर्टकट भी तरीका बता देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला है। बट एक याद रखिएगा कि वॉल्यूम हमेशा अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब में है तो वॉल्यूम फिर डीएम क्यूब में ही होना चाहिए। अब हमसे उसने ये कहा ना कि सेम नंबर ऑफ मोल्स किस में है, तो मोल्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स होता है। तो मोल्स चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करते जाए। ये समझ आ रहा है कि मोल्स अगर चाहिए आपको तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करते जाए, तो हर पार्ट के लिए। लेकिन पहले इन वॉल्यूम्स को डीएम क्यूब्स में जरूर चेंज कीजिए कि ये जो सारी वैल्यूज दी हुई हैं इनको आप डीएम क्यूब्स में चेंज करें। सी 10 डिवाइड बाय 1000 डीएम क्यूब में अब आपको चेंज करना आता है। 10 डिवाइड बाय 1000 इज 0.01। ये 10 CM क्यूब नहीं बल्कि 10 डीएम क्यूब। तो मैं इधर ये देखूं मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू द वॉल्यूम। ये तो अब आपको यहां से देखो फॉर्मूला बना लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज मोल्स। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है 0. सी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। 0.01 इनटू वॉल्यूम इसका 0.01, तो वो भी कोइंसिडेंटली 0.01 ही है। तो इसके मोल्स देख लेते हैं, 0.01 इंटू 0.01, तो ये आ गया आपके पास
0.0001 मोल्स, C 0.0001 मोल्स, ये आ गया। फिर इसी तरह से इस वाले का बच्चों आप निकालिए कि देखिए इसका वॉल्यूम 100 cm क्यूब है ना, तो इसको पहले तो डीएम क्यूब में चेंज करें डिवाइड बाय 1000 करके। ये बात समझ आ रही है ना कि कैसे स्मॉल टू बिग में हम इसमें जा रहे हैं कि ये 0.1 डीएम क्यूब बन गया। तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और ये वॉल्यूम है 0.1, तो ये आ जाएगा आपके पास मोल्स निकलेंगे 0.05 इंटू 0.1, तो 0.05 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.005, ये इतने मोल्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और इसी तरह से अब जब इसके मोल्स आपने निकालने हैं तो गौर कीजिएगा, आप इसके पास 100 cm क्यूब है तो ये 0.1 डीएम क्यूब है, और इसकी ये वो है तो 0.001 इंटू 0.1, तो 0.001 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगेन आपके पास 0.0001 आ गया। ठीक है जी, 0.0001 मोल्स ये इस तरह से आ गया। और ये आपके पास अब चेक कीजिए मोल्स कितने निकल आए। इसका 50 cm क्यूब है तो आप इसको 50 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.05, तो 0.05 डीएम क्यूब ये आ गया, और ये 1 मोल पर डीएम क्यूब है तो ये कितना आएगा, 0.05 इंटू 1, तो ये आएगा 0.05 मोल्स। खैर आप जरा चेक कीजिए कि किस में सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। देखो उसने कहा था ना किस में सेम नंबर ऑफ मोल्स है, तो एक तो ये 0.0001 यानी 1 और 3 में, तो आपका 1 वाला और 3 वाला, तो 1 एंड 3 यानी ए वाला ऑप्शन में सेम मोल्स है। 16th का ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? अच्छा, अब देखिए 17th में कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज करेक्ट। बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड याद है, इसको हम ब्राइन कहते थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इसमें टाइप्स ऑफ आयंस तो आपको पता है कि सोडियम आयंस होंगी एक्वस फॉर्म में, क्लोराइड आयंस होंगी एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोजन आयंस होंगी एक्वस फॉर्म में, और OH आयंस होंगी इसी तरह एक्वस फॉर्म। सोडियम क्लोराइड है एक्वस, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और एक्वस की वजह से H आयन और OH आयन। अब कैथोड की तरफ तो अट्रैक्ट ये दोनों होंगी, बट आपको याद है डिपॉजिट हर दफा कैथोड के ऊपर, सी कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये ख्याल कीजिएगा कि कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं व्हिच अट्रैक्ट्स कैटाइंस। खुद सोचें, जो इलेक्ट्रोड कैटाइंस अट्रैक्ट करेगा क्या वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा? तो कैथोड जो है वो इन दोनों को अट्रैक्ट तो अपनी तरफ करता है, बट डिपॉजिट लेस रिएक्टिव वाला होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज द लेस रिएक्टिव, और रूल यही था कि हाइड्रोजन जाके उधर डिपॉजिट होगा। अब वैसे मैं एक रिकॉल दे रहा हूं आपको कि देखिए हाइड्रोजन 1+ है, ये जो एक उसने लूज किया हुआ है वही इससे वापस गेन करवा रहे हैं और H का एटम बनवा रहे हैं, बट चूंकि डायटोमिक है तो इसलिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। ये कैथोड की इक्वेशन। अब जरा इसी में देखिए, अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। देखिए एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं व्हिच अट्रैक्ट्स एनाइंस, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो गौर कीजिएगा कि इसमें एनोड की तरफ अट्रैक्ट ये दोनों होंगे, सी ये दोनों एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन डिपॉजिट जो है याद है कॉन्सेंट्रेटेड में मोर रिएक्टिव वाला कैथोड पे जमा होता है। तो ये क्लोराइड आयंस जाएंगी और 1 नेगेटिव का मतलब है जो ये गेन किया हुआ है वही वापस उससे छीन लिया, तो ये Cl बन गया। चूंकि डायटोमिक है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2।
फिर बाद में इस -2 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उधर ले जाना पड़ता है, तो आप इसको यूं ले जा करके बेशक यूं लिख लिया करें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2 गैस। ये इसका कैथोड एनोड था। और याद है, देखिए हाइड्रोजन कैथोड पे निकल गया, क्लोराइड एनोड पे निकल गया, तो पीछे क्या बचता था? NaOH। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये तीनों बहुत लार्ज स्केल काम की चीजें। खैर वो कहता है कि which statement about the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride is correct? तो कहता है क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। ना, क्लोरीन तो प्रोड्यूस होती है एनोड पे। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। बिल्कुल सही है कि कैथोड पे तो कौन प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन। उसने कहा ना कौन सी बात करेक्ट है, तो अब तक तो ये बी वाली बात करेक्ट लग रही। फिर कहता है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। तो ऑक्सीजन तो बनता ही नहीं इसमें, तो कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है। और फिर कहता है सोडियम इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। नो, कैथोड पे सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होगा, तो ये इसका बी ऑप्शन आंसर है। 17th का भी आप चेक कर लीजिए कि वो 17th का भी बी ऑप्शन। क्लैरिटी है सबको बच्चों? अच्छा, अब जरा आ जाइए 18th वाले क्वेश्चन। देखिए 18th क्वेश्चन में कहता है द इक्वेशंस फॉर 3 रिएक्शंस आर शोन। The equations for 3 reactions are shown. Number 1 ये वाला, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 ये है। कहता है which reactions occur in the extraction of aluminium from purified aluminium oxide? कहता है बताएं इनमें से कौन से रिएक्शंस अकर होते हैं in the extraction of aluminium from purified aluminium oxide। देखो बच्चों, आप सबको ये बात पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस में, ये आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम लिक्विड मोल्टन होता है ना, चूंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसमें वो क्रायोलाइट भी डालते हैं Na3AlF6, तो उसकी वजह से सोडियम आयंस और फ्लोराइड आयंस भी आते हैं। बट आपको पता है कि कैथोड पे अभी भी लेस रिएक्टिव वाला यानी एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, और लेस रिएक्टिव वाला एनाइन यानी ऑक्साइड डिपॉजिट होगा। तो कैथोड पे इसमें क्या रिएक्शन होता था कि एल्यूमिनियम यूज टू गो, देखिए कट कॉपी यही बात है, मैंने IGCSE के भी सवालों में इस तरह सारे। अब देखिए एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3+ गेन करेगा जो लूज किए थे, और एल्यूमिनियम का लिक्विड फॉर्म ही बनाता है वो। याद है, ये लिक्विड फॉर्म ही बनती है जिसको वो स्लोपिंग टैंक की सरफेस से टैप आउट करते थे, और एनोड पे वो बाद में बाहर जाके सॉलिडिफाई होता, और एनोड पे ऑक्साइड जाकर क्या करता होगा कि जी ये 2 नेगेटिव का मतलब है जो 2 गेन किए हुए हैं वही 2 लूज करा लें, तो इधर ऑक्सीजन बनेगी 1। बट चूंकि ऑक्सीजन डायटोमिक है, तो ये 2 के बजाय ये 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन गैस यूं बन जाएगी। अब सवाल ये था उसका, कहता है which reactions occur in the extraction of aluminium। अच्छा, एक तो कैथोड पे देखिए ये वाला रिएक्शन अकर हो रहा है कि एल्यूमिनियम 3+ गेन करके एल्यूमिनियम बना रहा है, तो ये तो वही कैथोड वाला रिएक्शन। एनोड पे भी देखिए ऑक्सीजन जो है वो 4 लूज करके O2 बना रहा है, तो एग्जैक्टली ये एनोड पे भी हो रहा है। बट आपको याद है कि ये जो एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनती थी बच्चों, ये इस इलेक्ट्रोलिसिस में आपको याद है ना, वो इस तरह का जो एक फॉर्मेशन हम बनाते थे, याद है इस तरह का वो जो एनोड था जो डिप हुआ था उस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में, याद है, दिस वाज द एनोड, द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। इधर वो जो बबल्स बनते थे ऑक्सीजन के, ये याद है, दिस एनोड वाज मेड अप ऑफ कार्बन। एनोड वाज मेड अप ऑफ व्हाट? सी दिस एनोड वाज मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन जब रिएक्ट करता था, ऑक्सीजन गैस जो इधर प्रोड्यूस हुई है, जब उसके साथ कार्बन रिएक्ट करता था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड
ये प्रोड्यूस नहीं कर देगी। तो इसका मतलब है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए कि ये याद है वो डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। देखिए ये तो बात एक कंफर्म है कि 2 और 3 वाला तो होता है, लेकिन ये जो 1 वाला रिएक्शन है ये भी उसमें एनोड के ऊपर हो रहा था, जिसकी वजह से फिर हमें एनोड्स फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करने पड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ये तीनों रिएक्शंस 1 2 3 होने चाहिए। तो 18th का ऑप्शन डी जरा चेक करते हैं जी कि 18th का डी ही होना चाहिए। बिल्कुल सही, 18th का डी ही है। तो आपको ये बात याद है सबको? कितनों को वैसे ये भूल गया था? कैथोड एनोड तुम्हें भी याद हो, लेकिन कितनों को भूल गया था कि रिएक्शन 1 भी इसमें होता है, कि यही ऑक्सीजन जो एनोड पे प्रोड्यूस हुआ ये उस एनोड मेड अप ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों गायब हो गए हो? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। देखिए 19 में वो कहता है कि एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कहता है एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज शोन। देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स। अच्छा आप लोगों ने यार वैसे कट कॉपी हर एमसीक्यू देख लो, आपको आईजीसीएसई वाले पर्चे में भी कुछ यही सवाल इससे मिलता जुलता ही मिलेगा। खैर, तो इसलिए वो भी जरा एक बार जब मैं अपलोड करूं तो उनको भी एक दफा देख लीजिएगा, तो इट बी लाइक 6 7 8 पर्चे आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो काफी अच्छा। अब देखिए ये आपके पास रिएक्टेंट्स है और ये आपके पास प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई हो और प्रोडक्ट्स का लो हो, तो ये किस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है। जरा देखिए अगर मैं मिसाल के तौर पे ऐसे एक कंटेनर लूं तो उसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। जरा गौर से देखिएगा कि रिएक्टेंट्स का फॉर एग्जांपल अगर 100 जूल्स है, ठीक है? देखिए ना रिएक्टेंट्स के पास सपोज अगर 100 जूल्स है, तो अब प्रोडक्ट्स के पास जो है वो लेस एनर्जी बची है इधर। इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है ना इनमें से। याद है वो टेक्निक पिक्चर जो बताई थी कि फॉर एग्जांपल सपोज 20 जूल्स रिलीज हो गई, तो प्रोडक्ट्स के पास तो अब 80 जूल्स बच गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, और फिर जब उसमें से कुछ रिलीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स के पास कम बचेगी। तो दिस मींस कि ये एक टिपिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। खैर, अब एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव है, और एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा अपवर्ड एरो ही होता है। याद है रिएक्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से अपवर्ड एरो बना के ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और चूंकि के प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स के प्लेटफॉर्म के दरमियान एक डाउनवर्ड एरो बनाया जाता है टू शो कि जी रिएक्टेंट्स जो है वो एनर्जी डेल्टा एच नेगेटिव होगी। अब जरा देखिएगा, सुनो, देखिए वो कहता है कि हमें अब ये समझ आ गई है कि जी देखो इसमें ये डेल्टा एच है इसका, जो कि -100 किलो जूल्स पर मोल आ रहा है, और एक्टिवेशन ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। याद है? अब वो कहता है
कि which row shows the activation energy of the reverse reaction and the description of the forward reaction. अच्छा, अब गौर कीजिएगा, कहता है which row shows the activation energy of the reverse reaction. अच्छा, रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? अच्छा जी, अब बताइए जरा 19th का आप में से अपना अपना जरा जवाब बताइए कि 19th का आपने क्या आंसर्स लिखे। चलिए देखो, इसके ना सवाल को जरा गौर से देखिए। कहता है which row shows the activation energy of the reverse reaction and the description of the forward reaction. फॉरवर्ड में ये रिएक्शन तो किस तरह का है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स का मतलब है कि अब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी फिर इसकी क्या होनी चाहिए? बताइए, तब भी क्या 100 ही रहेगी या अब इसकी टोटल 200 हो जाएगी? यस, तो देखिए, एक तो ये +200 है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जब ये रिवर्स रिएक्शन होगा तो अब प्रोडक्ट्स के इस जगह से लेके पीक तक होना चाहिए। ये अगर 100 आ रहा है तो ये भी क्या होगा? देखिए, ये इधर तक 100 है और ये इधर तक 100 है, तो टोटल मिला के ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी 200, या तो सी है या डी है। बट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में तो ये एक्सो है, तो एक्सो में क्या होता है कि मोर एनर्जी इज गिवन आउट forming bonds in the products than is taken in breaking bonds in the products. तो एक्सो में तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो मोर एनर्जी इज गिवन आउट, तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका ठीक होना चाहिए। तो 200 किलो जूल्स पर मोल इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो की डिस्क्रिप्शन ये लिखी। तो 19th का सी ऑप्शन देखिए। क्यों बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको? क्या ख्याल? 20th के सवाल पे आइए। अब 20th में कहता है कि पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हिच रो करेक्टली शोज द फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा बच्चों, याद है आपको कि सबसे पहले टॉप पे कौन कलेक्ट होता था? रिफाइनरी गैस, ठीक है, फिर पेट्रोल, वो सीक्वेंस याद है ना? राना परवेज ने यानी नाफ्था, किया यानी केरोसिन, राना परवेज ने किया डीजल ऑयल, डीजल है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल था और फिर बिट्यूमेन। तो राना परवेज ने किया डीजल ऑयल बिजनेस। तो गौर कीजिएगा कि आपको याद है इस रिफाइनरी गैस का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो पहले डिस्टिल आउट होके टॉप पे रिफाइनरी के कलेक्ट हो जाती है, याद है? और बिट्यूमेन का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि वो सबसे आखिर में जो है वो डिस्टिल आउट हुई है। तो इसने कहा डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट जाना। हाईएस्ट से लोएस्ट जाना है, तो देखिए इसने जरा गौर से देखते हैं कि हमें डीजल दिया हुआ है, ये डीजल है सबसे हाईएस्ट, सपोज इसमें ये आ गया, फिर पैराफिन हो गया, फिर नाफ्ता हो गया और फिर पेट्रोल हो गया, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस सबसे ठीक लग रहा है क्योंकि डीजल का इनमें कंपैरेटिवली सबसे हाईएस्ट है, फिर केरोसिन का उससे कम, नाफ्ता का उससे कम, पेट्रोल का उससे कम, ठीक है जी। तो केरोसिन को ही वो पैराफिन कह रहे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब इसका मतलब है कि डीजल सबसे पहले आ रहा है, सी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये आ रहा है, फिर पैराफिन यानी केरोसिन,
तो आप जैसे जैसे जा रहे हो यहां से जाओगे ना लो हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए, तो डीजल, केरोसिन, नाफ्था एंड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्था, पेट्रोल, ये ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से दुरुस्त होना चाहिए। तो 20th का ये जरा देखिए, तो सी 20th का आपके पास ये ऑप्शन ही आ रहा है। क्लियर? तो इसी नाफ्था सॉरी ये केरोसिन को ही वो पैराफिन कहते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग्स। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए इसका ना मैं